नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि क्या हमारे समस्याओं का समाधान नेताओं के पास नहीं है या हमारे नेतागण ही असली समस्या है। हमने नेता इसलिए चुना है या चुनते हैं या हमको चुनने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो हमारे समस्याओं का समाधान लाएंगे, हमको उसका समाधान बताएंगे, या हम उनके सामने अपनी समस्या लेकर के जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे नेताओं के पास समस्या का कोई समाधान नहीं है, बल्कि वो स्वयं एक समस्या है। कुछ बातों के उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं और यही सही है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले इस पर अपना लाइक का आशीर्वाद दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से, साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है और जो समस्या होती है उसका निदान आम जन के तरफ से भी आता है। कोई जरूरी नहीं है कि नेता ही समस्या का समाधान सुझाए, आम जन भी सुझा सकते हैं, क्योंकि नेता भी तो हमारे आम जन में से ही जाते हैं। अभी आज का ज्वलंत समस्या, पुराने समस्या की तरफ बाद में जाऊंगा। महाराष्ट्र में एक छोटे से जगह भीड़ में एक आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब एकदम आम आदमी है। वो ना तो कभी एमपी एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ है, हालांकि अब वो सेलिब्रिटी हो गया है, वो एमपी एमएलए से बड़ा हो गया है। आज उसकी स्थिति क्या है, उसकी व्यापकता पर मैं चर्चा करूंगा। वो एक आम आदमी ने मराठा आंदोलन की मांग पर भूख हड़ताल कर दिया। यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का इजाजत है और लोग करते रहे हैं। ये हमने देश आज़ादी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और कई तरह के प्रदर्शनों से प्राप्त किया है। तो इस देश में आज़ादी के पहले भी प्रदर्शन होते आए हैं, आज़ादी के बाद भी हो रहे हैं और आगे भी अनवरत होते रहेंगे। इसको रोका नहीं जा सकता। सवाल यह है कि एक आदमी एक समस्या पर समाधान के लिए आंदोलन का राह अपनाया। अब उसको भड़काने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए या उसका साथ समर्थन देने के लिए या आंदोलन में जान फूंकने के लिए, आंदोलन को लाइमलाइट में लाने के लिए लोगों ने उसको हिंसक और दागदार कर दिया। मराठा आंदोलन के नाम पर मराठा के लोगों को ही नुकसान पहुंचाया गया। आज जो विजुअल सामने आया उसमें देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे पैदल जाकर के अपने स्कूल तक जा रहे हैं। ऑफिस में काम करने वाले कई लोगों को ऑफिस में जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो जा नहीं पाए। कई लोग जो अस्पताल में इलाज के लिए जाते थे या कई तीमारदार जो लोगों में अस्पताल में रहने वाले मरीज के लिए खाना, दवा और पैसा लेकर के जाना चाह रहे थे, वो सब के सब लोग अपने गंतव्य तक नहीं जा सके क्योंकि आंदोलनकारियों का पूरा नियंत्रण सड़क पर था। वो एक तरह से उत्पात मचा रहे थे। मैं उनके उत्पात मचाने को बुरा मानूं भला मानूं, आज मेरा वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। हमारे नेता इस समस्या का समाधान बताते, समस्या का समाधान सुझाते, फ्रंट से लीड करते, लेकिन उल्टे हो क्या रहा है कि जो मराठा आंदोलन के तपिश में अपने आप को झुलसता हुआ महसूस कर रहा है, वो उसके तपन से अपना दामन बचाने के चक्कर में या खुद को यह बताने के चक्कर में जी मैं आपके साथ पूरी इत्मीनान और ईमानदारी से हूं, वो इस्तीफा दे दे रहा है। कई नेताओं का इस्तीफा का समाचार हमने सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर सुना है। अब यह बात अंदर की जानकारी नहीं है कि विधानसभा का विधायक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है या सिर्फ टीवी में इस्तीफा दिया है। कई बार होता है ना, आदमी टीवी में इस्तीफा दे देता है ताकि लोग जान जाए, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के इस्तीफा देने का मतलब है कि स्वीकार हो जाएगा।
लेकिन ऐसा ना करके, खैर वो मैं विधानसभा अध्यक्ष को दिया है कि टीवी में दिया है या सोशल मीडिया पर दिया, वो मुद्दा मेरा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप इस्तीफा देने के बजाय उस समस्या का समाधान क्यों नहीं सुझा रहे हैं? क्योंकि यह तो समाधान नहीं है कि भाई एक आदमी आरक्षण की मांग कर रहा है तो आप उसको आरक्षण दे दीजिए, कल दूसरा आदमी आरक्षण की मांग करके आप दूसरे को दे दीजिए, तो 100% आरक्षण हो जाएगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मतलब इस देश में जिन लोग आरक्षण वर्ग के नहीं हो उनके लिए क्या कोई अलग देश सोचा है? जैसे आपने पाकिस्तान सोच लिया, जैसे आपने बांग्लादेश बना दिया, जैसे आप और देश के कुछ भाग को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है आपके पास समस्या का समाधान यही है कि जो मांग रहा है उसको दे दीजिए, तत्कालिक लाभ कमाइए और बाद में देश में जाए भाड़ में? यह मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेता हमारे पास समस्या का समाधान अगर करता है तो वो कितना नुकसानदायक होता है वो 2-3 वानगी आपको बताता हूं। मित्रों, चलते हैं इतिहास में। जब हमारा देश बंटवारा के कगार पर आया तो कायदे आजम जब बोले होंगे अपने लोगों को कि भाई हम एक मुसलमान के नाम पर अलग देश मांग रहे हैं, हमको एक अलग देश चाहिए, तो जो लोग कायदे आजम के बहकावे में आए होंगे उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, यार ये खुदा का बंदा नहीं है, तो लगता है साक्षात खुदा है। क्योंकि खुदा के अलावा अपने बंदों की इतनी बेहतरी तो कोई और सोच ही नहीं सकता। स्वयं खुदा ने अवतार लिया है ये आजम के रूप में, या हो सकता है ये मोहम्मद अली के जिन्ना के सर पे खुदा सवार है और वो अपने श्री मुख से बोलने के बजाय जिन्ना के मुख से बुलवा रहे हैं। लोगों को यही लगा होगा। वही बात उस वक्त के मंडल साहब के लिए लगा होगा जो दलित वर्ग के लोग हैं। उन्होंने भी अपने लोगों को समझाने में यह कामयाबी पा ली होगी कि भाई यह हिंदुओं का देश है, यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण राज करेंगे, हम दलितों के लिए तो मीम भीम कोलाबोरेशन ही बढ़िया है और हमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और वो जो उनके मंडल साहब के बहकावे में लोग आए होंगे उन लोगों को लगा होगा कि मंडल साहब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के अवतार एक मंडल में हो गया, भाई इनकी बात को मान लेना चाहिए। और उस बहकावे में दलितों ने और जो यहाँ के कुछ मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा करके एक देश बना दिए, अपने अपने नेताओं के कहने पर, बहकाने पर, बरताने पर, समझाने पर, आह्वान पर, जो आप कहिए मैं कह रहा हूं उनके आदेश पर। अब स्थिति क्या है कि मंडल साहब ने जिन जिन दलितों को लेकर के गए थे या मंडल साहब के बहकावे में जो दलित वहां गए थे वो वही दलित लोग हैं जिन लोगों को जबरन बलात्कार करके, मार के, पीट करके, काट करके, जबरदस्ती बिजली का करंट लगा करके उनके 5 साल 7 साल के बच्चियों के साथ 85 90 वर्ष के मुल्लों के साथ विवाह करा करके, निकाह पढ़वा करके उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। जिस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में 20% हिंदू था और आज 0.2% रह गया है। बाकी के जो 18-19% बीपी मंडल के बहकावे में जो दलित भाई ही गए थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं गया था, ध्यान देने वाली बात है। क्षत्रिय ब्राह्मण इस भारत महान में ही रहा था और जो वहां से भी लौट के आए थे ना उसमें से स्वर्ण समाज के लोग थे। दलित वर्ग के लोग बीपी मंडल के बहकावे में कुछ जो वहीं रह गए और कुछ जो यहाँ से हमारे यूपी बिहार से वहां बह करके गए थे मंडल साहब के कहने पर। उन्हीं लोगों का ये जो सुना जाता है कि यहाँ पर के लोगों को मार मार के, पीट पीट करके, बलात्कार करके, उनकी आसमत लूट करके उनको बनाया गया। अब समझिए कि जो लोग बीपी मंडल नहीं, मंडल साहब, बीपी मंडल तो दूसरे थे, मंडल साहब के बहकावे में जो गए होंगे वो लोगों की आत्मा कितना धिक्कारती होगी मंडल को। स्वयं मंडल का क्या हुआ कि 6 महीने से ज्यादा वहां नहीं टिक पाए। जब मंडल के घर के लड़कियों पर मुसलमानों का नजर आया और उनको भी कहा गया कि भाई तुम्हारे 15 साल की लड़की हमारे पंजाबी साहब के मुल्ला साहब को दिल में भा गई है और अब असली देश में देशभक्ति दिखाने का एक ही समय है कि तुम अपने पोती का शादी मेरे मुल्ला साहब से करवाओ और नहीं तो ये बिजली का करंट लो। मंडल साहब तो खुद जान बचा करके भारत में भाग के आ गए और भारत में शरणागत की जीवन जी अड़िया रगड़ते हुए मौत को बुला रहे थे। मौत आ नहीं रही थी क्योंकि वो जिन्होंने लाखों करोड़ों दलित भाइयों को वहां जा करके घृणा के आग में झोंक आए थे, वो जो नरक में जल रहे थे, उनकी जितनी बदुआएं थी वो मंडल को लग रही होगी। तो बिना पाप भोगे हुए मर कैसे सकते थे? अड़िया रगड़ रगड़ के कमरे कीड़े पड़े थे, उनको प्लास्टिक वाला कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, सारी दवाई बेअसर हो रही थी क्योंकि वो दलितों की बदुआएं उनके सामने थी। लेकिन उनका तो होना था वो हो गया और दलितों का जो होना था हो गया। लोगों को तब भी समझ में नहीं है कि हमारे नेताओं के पीछे आंख बंद करके चलने का परिणाम क्या होता है।
आते हैं अब जिन्ना साहब का, जिन्होंने मुसलमान धर्म के नाम पर माना। मान लो ये तो बीपी मंडल, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, बीपी मंडल जिसे ना बार बार उन्हीं का नाम याद आ रहा है। बीपी मंडल अदल में मंडल कमीशन वाले थे जो भारत के थे, और उन्होंने मंडल कमीशन लगाया था। असल में बड़ा प्रोफाइल उनका था, इसलिए बीपी मंडल आता। वो बीपी मंडल थे, वो दीनानाथ या कोई और मंडल नाम था उनका, वही मंडल ही थे। लेकिन तो मैं जहां जहां बीपी मंडल आया है मैं क्षमा चाहूंगा, उसको वापस ले रहा हूं। मंडल नाम था उनका, कोई और मंडल में नाम भूल रहा हूं। तो मंडल साहब का तो मान लो गए हुए लोगों को मुसलमानों ने कहा होगी कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए मुस्लिम धर्म अपना दो। लेकिन जो मुसलमान गए थे उनका क्या हुआ आपको पता है? उन्हीं को वहां पर काफिर कहा जाता है, मुजाहिद कहा जाता है, और उनको वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है। वहां का मुसलमान इनका छुआ पानी नहीं पीता, उनको एक अलग शेल्टर में रखा जाता है। और वो अब तो कौन खां है जो इनका नेता है, इंग्लैंड में बैठ करके आंदोलन चलाता रहता है। मतलब ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, भारत को वो अपना भूमि नहीं माने, अपने धर्म के नाम पर मिले हुए भूमि को अपना भूमि माने, और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के मुसलमानों ने इनको अपना नहीं माना, और आज भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। आज भी वो यहाँ का मतलब वहाँ के मतदाता नहीं है। पाकिस्तान की सरकार बनाने बिगाड़ने में उनका कोई योगदान नहीं है। उनको दोयम दर्जे का मुसलमान माना जाता है। ना तो कोई उनके यहाँ रिश्ता नाता करता है। हाँ, उनकी कोई घर की खूबसूरत लड़कियों को उठा के मुल्ला लेके चला जाए और अपना रख ले, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। वो आज भी घृणा के पात्र हैं और घृणित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वो जो लोग जिन्ना साहब के बहकावे में अपने धर्म के नाम पर देश की उम्मीद से जो गए होंगे, उनकी तो नरकीय जीवन वहां शुरू होगी। जिन्ना साहब तो अपना ऐश करते हुए जीवन जिए और स्वर्ग को, जन्नत को, जोहन्नुम को जहां गए वहां गए, और उनके बहकाव पर जो गए वो आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं और 250 रुपया प्याज खरीद रहे हैं। यहाँ हमारा चांद पर झंडा है और उनके झंडे पर चांद है, दोनों में औकात का अंतर है और दोनों का फर्क आप समझ पा रहे हैं। वो इसी बात पर खुश हैं कि एक दिन गजबाए हिंद हम जरूर करेंगे और पूरा भारत हमारा होगा, इसी खुशबू में जी रहे हैं। और हमारे लोग चांद पर जाकर के झंडा गाड़ आए हैं और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ होते तो वो भी 50 रुपये 40 रुपये किलो प्याज लेते, 100 रुपये से नीचे पेट्रोल लेते। वहाँ 300 से 400 रुपये पेट्रोल है, और वहाँ का पेट्रोल का रेट क्या होगा यह वहाँ का पेट्रोलियम मंत्री तय नहीं करता है। YFM मतलब विश्व मुद्रा कोष के अध्यक्ष तय करते हैं कि आपका पेट्रोल क्या रेट होगा, आपका बिजली का क्या रेट होगा। वहाँ चीन तय करता है कि आपका लोग क्या करेंगे। तो उनकी नरकीय स्थिति के जिम्मेदार वो जिन्ना है, लेकिन वो लोग अब तो जिन्ना साहब तो चले गए। आज भी वही कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, हमारे नेता इस्तीफा देने के बजाय वहां जाते, आप जनप्रतिनिधि हैं और अपने वहां की समस्या का समाधान बताते हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि अजीत पवार, जिनको 30-35 साल हो गए, वहां के उसी क्षेत्र के नेता है अजीत पवार, वहीं से सांसद बन के पहली बार पार्लियामेंट में आए थे और उसके बाद आज मुख्यमंत्री हैं। वो वहां पर जाना था उनके अपने किसी निजी कार्यक्रम में, वहां के लोगों ने कहा कि आइएगा मत, नहीं तो वापस नहीं जा पाएंगे। और अजीत पवार जो कि अपने आप को दम भरते हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, पूरा मराठा हमारा है, एक गांव में अपने निजी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा पाए, ये उनकी औकात है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ और बातें बता देता हूं, वीडियो लंबा नहीं कर, 1-2 उदाहरण और दे देता हूं। नेताओं के समस्या बनाने और समस्या के समाधान पर आपके ऊपर रख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, विचार करिएगा। एक निर्भया कांड सुना होगा आपने। हमारे बक्सर की लड़की थी, भोजपुरिया थी, हमारा अपनी बेटी की तरह से थी वो। उसके साथ एक दुर्दांत कुकृत्य हुआ जिसकी कोई भी सभ्य आदमी इसकी भर्त्सना करेगा और यह इजाजत नहीं देगा, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। उसके हो जाने में नेता जिम्मेदार नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वो लोग अलग बात कहते हैं कि जो विपक्ष का होगा कहता है कि सरकार के बस की बात नहीं है, बलात्कार बढ़ गया। असल में कोई सरकारी आदमी या सरकार के चाहने से बलात्कार नहीं होता और न ही सरकार की विफलता से बलात्कार होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे आज योगी जी का शाख मजबूत है, कोई आदमी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उनको पता है अपराध करने का फिर परिणाम क्या है। लेकिन तब भी गाजियाबाद में एक ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि अगले ही घंटे वो जहन्नुम को चला गया, तुरंत उनके भेजे में गोली मार दी गाजियाबाद पुलिस ने, लेकिन अपराध तो कर दिया ना। वो अलग बात है कि इंस्टेंट एक्शन योगी जी ने ले लिया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई अगर करोगे तो परिणाम यही, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अपराधी अपराध कर जाते हैं।
तो मैं यह नहीं मानता कि निर्भया के सामने जो घटना हुई थी उसकी तत्कालिक सरकार किसी भी तरह की जिम्मेदार थी। ऐसा मैं गैर जिम्मेदार रिपोर्ट आप बयान नहीं जारी करूंगा, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। अब बजाय उस समस्या का समाधान और वो कैसे उस तरह की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकती, इसकी कोई मैकेनिज्म बनाया जाता, कोई सार्थक किसी विशेषज्ञों की राय ली जाती और तब जाके कुछ ऐसा होता कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आनन फानन में कानून बना दिया गया कि बसों की कटन हटा दी जाएगी, सारी बत्ती जला करके चली जाएगी, एक महिला रहेगी तो एक मार्शल रहेगा, फलाना फलाना फलाना, गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार। मतलब बजाय हमारे नेता समाधान के वो जनभावनाओं को तुरंत नियंत्रण करने के लिए उन्होंने दो चार ऐसे ऐसे कानून बनाए कि लोगों का मुंह बंद होगा। कहेंगे लोग जी देखिए जी हमने एक घटना हुआ ना, अब हम बस में बत्ती जला के चलेंगे, अंधेरा होगा तो भी तो बलात्कार होगा। बलात्कारी यहाँ बीच सड़क पर उठा करके ले जाकर लड़की का बलात्कार देता है, वो बत्ती का बस में बत्ती का जलना और बुझना देखेगा। और चलते हुए बस में अगर बत्ती जल भी रही है तो सीट के नीचे अगर लिटा करके कोई आदमी किसी महिला का बलात्कार करना चाहे तो वो लोग कहाँ तक देख पाएंगे? बेवकूफ समझ रखे हैं। लेकिन नेता समझते हैं आपको कि आप बेवकूफ है, आपको इतनी डीप बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो नेतागण हैं, क्या वो समस्या का समाधान लाने के लिए बनाए गए हैं या वो स्वयं एक समस्या है? वो स्वयं समस्या इस बात का हर बार प्रमाण हो। एक प्रमाण आपको और दे देता हूं। एक क्षेत्र के नाम पर आरक्षण पर महाराष्ट्र जल रहा है, वहां नेताओं का घर जलाया जा रहा है, वहां पर सुरक्षा का इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और अब इससे और ज्यादा आंदोलित करने, देश को भाई भाई से लड़वाने का एक साजिश, एक बीज रोपा जा चुका है बिहार से, जातीय जनगणना। मतलब अभी तो मराठा के अपने भीड़ तंत्र के वजह से नेता लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा है क्योंकि चुनाव के माध्यम से वो जीत नहीं पाएगा। मराठा लोग कहेंगे कि हमारा आंदोलन की आरक्षण की बात नहीं किया तो इसको वोट नहीं देंगे। अब जब जातीय आरक्षण की बात आ जाएगी तो हर जात का आदमी अपने जातीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा और ऐसी सड़क पर कतलेआम मचेगा, ऐसी आग लगेगी। कोई मान लो मेरा बलिया जिला का, बलिया जिला में पता चला कि 33% ठाकुर आ गए, तो बाकी लोगों को काटेंगे, आग में मुतेंगे, कहेंगे भैया मैं 33% हूँ, बाकियों को तो यहाँ रहना नहीं, हम तो रोज कतलेआम करेंगे। और मान लीजिए अगर यादव 33% निकल गया तो यादव कहेगा बाकी राकेश परमार दिल्ली से बोलना जी फेसबुक लाइव बलिया मत आ जाना, हम काटेंगे तुमको, क्योंकि हमारा बहुमत है यहाँ पर, क्योंकि हमारा बहुमत हम ही आ रहेंगे, तुम क्या करोगे आकर के? स्टेशन पर से गाड़ी में वही उतरेगा जो अहिर होगा और वही चलेगा जो अहिर होगा, बाकी लोग मत उतरो। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इसकी जन्म दिया जा चुका है। तो हमारे नेता समस्या का समाधान ला रहे हैं या समस्या स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, ये आप विचार करिएगा। अंत में आपको नेताओं की एक और बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड पर चर्चा हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इससे पारदर्शिता लाई जाएगी, ब्लैक मनी पर रोक लगेगा, इसीलिए लाया गया था। तो विद्वान न्यायाधीश ने पूछा कि इससे कैसे आप में पारदर्शिता लाएंगे जब ये पता नहीं होगा कि पैसा दे कौन रहा है और ले कौन रहा है। ब्लैक मनी को और किसे ब्लैक मनी कहते हैं? जब देने वाला लेने वाला कोई पता नहीं, इसी को तो चोरी कहते हैं। तो जब यही पता नहीं चलेगा कि कौन आदमी चंदा दिया, कौन आदमी चंदा लिया, तो यह पारदर्शिता कहाँ से? जिस तरह से मतदान के पहले, चुनाव में जाने से पहले नेताओं को बताना पड़ता है कि उनके ऊपर कर्जा कितना है, उन्होंने केस कितना उनके ऊपर है, क्या क्या है, तो एक चीज और लगा दिया जाए कि ये पार्टी ने कितना किस उद्योगपति से चंदा लिया है, ताकि आगे जो कोई कानून बने तो पता चल सके। जो ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, क्या ये किसी पेट्रोलियम कंपनी को फायदा पहुंचाने किया गया था? क्योंकि पेट्रोलियम कंपनी ने चुनाव में चंदा मोटी दी थी। और एक अंत में बात आपको बता देता हूं, राहुल गांधी रोज रोज चिल्लाते हैं अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। हर भाषण में अडानी अंबानी राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दो मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, अडानी को और अंबानी को। अब जनता को यह बात जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरा फर्ज है कि मैं बता दूं, क्योंकि मेरा तो मानना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विशेषज्ञ दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर होती नहीं या होने नहीं दी जाती, तो वो मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जिस अडानी की और अंबानी की बात करते हैं कि मोदी उनका फायदा पहुंचाते और किसी का नहीं, सिर्फ दो उद्योगपति बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी के 3 कृपा पात्र मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राहुल गांधी की खड़ाऊ को 3 जगह रख करके शासन चलाया जा रहा है। राहुल गांधी का अपना हलकारा राजस्थान का मुख्यमंत्री है,
दूसरा हलकारा हिमाचल का मुख्यमंत्री है और तीसरा हलकारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। मैं इन 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि को हलकारा कहने के लिए किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि इनकी औकात नहीं है राहुल गांधी के सामने खड़ा होकर के बोलने का। ये स्वयं ही राहुल गांधी का हलकारा अपने आप को बताते हैं और साबित करते हैं, और वो बताते कहते रहे। उन्होंने अपने मनसा कर्मला भाषण में बताया है कि वो गांधी परिवार के चाटुकार, चमचे, नौकर चाकर और उनके सामने दीनहीन के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा और ना ही राजस्थान की जनता से मांगूंगा, क्योंकि राजस्थान की जनता जब कांग्रेस को वोट दी तो उनको पता था कि मैं राहुल गांधी और गांधी परिवार के किसी हलकारे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान कर रहा हूं। तो वो भी उनसे भी क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, ये सबको पता, ये विशेष बात नहीं है। राहुल गांधी जिस अडानी को नरेंद्र मोदी का मित्र बता रहे हैं, वही अडानी अंबानी राजस्थान में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हिमाचल के निर्माण में उनका योगदान सबसे ज्यादा है। तो क्या राहुल गांधी भी अडानी अंबानी को यह बात के लिए काम दे रहे हैं कि भाई जो चंदा है आप मोदी जी को दे रहे हो वो मेरे को भी दो, क्योंकि मेरे को भी तो चंदे की जरूरत है। तो अगर अडानी बुरा है, अंबानी बुरा है, तो फिर उनको राजस्थान में क्यों घुसने दिया, राजस्थान में क्यों नया काम दिया? मैं पहले काम मान लो भाजपा के जमाने में मिल गई, उसको रोकना ठीक नहीं है, लेकिन जब अशोक गहलोत का स्वयं का सरकार था, आपका हलकारे का सरकार था, तो उसको चंदा क्यों, उसको काम क्यों दिया? जब छत्तीसगढ़ में आपके अपने हलकारे का सरकार थी, तो अब फिर नया काम क्यों दिया? तो मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अडानी अंबानी कह रहे हैं, और जहां आपका स्वयं का शासन है वहां स्वयं ही उसको काम दे रहे हैं। तो यह आप समस्या का समाधान कर रहे हैं कि खुद बड़ी समस्या है? इससे बड़ा समस्या का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता जो आपके सामने रखा हूं, कि जो राहुल गांधी खड़ा होकर के अडानी अंबानी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपतियों मित्रों का ही फायदा पहुंचाते हैं, बाकी किसी का नहीं। उसी उद्योगपति का फायदा राहुल गांधी पहुंचाते हैं जहां जहां उनकी सरकार है। तो जनता को अब इससे बड़ा बेवकूफ बनाना और जनता के समस्या के सामने समाधान के बजाय खुद बड़ा समस्या खड़ा होना, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। आपको तो मैं पूरी बातें खुल के बता दिया। तो मित्रों, इन सब का उपाय सिर्फ एक है कि जब आप मतदान करने जाएं तो एक बात का 30 सेकंड का समय लें सोचने के लिए कि मैं जिस आदमी के सामने बटन दबा रहा हूं, क्या यह आदमी दोगला है, दोधारी बात करता है? मतलब स्वयं जिस उद्योगपति का विरोध करने का दिखावा करता है, क्या यह अपने राज्य में उसी उद्योगपति का मदद करता है? दूसरा पूछिएगा कि जब देश जल रहा होता है, राज्य जल रहा होता है, जिला जल रहा होता है, तो हमारा नेता समाधान लेके आया है या खुद समस्या उत्पन्न किया है? यह विचार करिएगा, क्योंकि अभी मराठा आंदोलन हो रहा है। उन बच्चों के सामने, उन जलाने वालों के सामने उनके हाथ से पेट्रोल छीन करके पानी पकड़ाने और पानी गिराने के बजाय वो कह रहे हैं कि नहीं उचित है और सरकार को इसकी समस्या का समाधान देखना चाहिए। तो तुम खुद क्या कर रहे हो? इन सब विषयों पर अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि समस्या खुद अपना समाधान आपके सामने लेकर के आएगी। क्योंकि आप बड़ा विद्वान हैं, आप बड़े समझदार हैं और आपको समझ पर हमको रत्ती भर भी संदेह नहीं है। देश में कोई समस्या ना हो, कम से कम आगजनी, तोड़ फोड़, बलात्कार और ऐसी बीभत्स परिस्थिति ना हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भरोसों के साथ मैं राकेश परवा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप तोड़ फोड़, आगजनी करके अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये शरद पवार, अजित पवार, शिंदे, पटनायक की किसी का संपत्ति नहीं है। इनके पैसे से नहीं है, तो टैक्स ही नहीं देते। टैक्स आप देते हैं, आपके तनख्वाह से टीडीएस करती है, आप सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, क्योंकि इनका तो सरकार सामान खरीद कर देती है, तो इनका टैक्स नहीं लगता। जो बस जलाई जाती है वो आपके पैसे से जलती है, जो सड़क तोड़ते हैं वो आपके पैसे से तोड़ते हैं, जो भी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करते हैं वो आप अपना करते हैं, और आप स्वयं अपना नुकसान करके अपना बात मनवाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। आप उसका दूसरा विकल्प लाइए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो, वो भी अपने ही लोगों को, वो गलत है। यह ना हो, इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के लोकतंत्र की सदा विजय हो, सदा जय हो।